तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एमसीएलआर। एमसीएलआर में क्या किया गया, हमने जैसे बोला इंटरनल बेंचमार्क के बेसिस पे आप डिसाइड करते थे, तो एमसीएलआर को क्या बना दिया गया, इंटरनल बेंचमार्क बना दिया गया। तो हमें ये कहा गया कि जो भी एमसीएलआर होगा वो आपका क्या होगा, जो भी आपका एमसीएलआर होगा वो आपका इंटरनल बेंचमार्क होगा। ओके, और जो भी आपके लोन्स इशू किए जाएंगे वो इस इंटरनल बेंचमार्क के बेसिस पे किए जाएंगे। जो भी आपका एमसीएलआर होगा उसके अंदर बेसिकली 4 चीजें आएंगी। 4 चीजें कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कि आपकी जो भी आपने बोरोइंग्स की हैं या जो भी आपकी नेटवर्थ है उसकी रिटर्न कितनी है, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आ रही है उस एक तो चीज वो इंक्लूड होगी। सेकंड इज नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। नेगेटिव कैरी अकाउंट ऑफ सीआरआर मतलब कि जैसे आपने सीआरआर के अंदर पैसा डाल के रखा, तो जो आपने सीआरआर के अंदर पैसा डाल के रखा वो बेसिकली क्या है, उस पर आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, आप चाहते हो उसको इशू कर सकते थे, इनकेस आप उसको इशू करते हो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता। तो जितना आपका इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, जितनी आपकी वैल्यू सीआरआर में रखने से नेगेटिव हो रही है, आप उसको क्या करोगे, उसके अंदर ऐड करोगे। उसके अलावा जो भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट विद रिगार्ड्स टू रेजिंग ऑफ फंड्स या जो भी है प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज, उसको भी क्या करना है, आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई अलग से जो सर्विसेज है जिसका पैसा आप अलग से रिकवर कर रहे हो उसको बीच में ऐड नहीं करना है। जो सर्विसेज जिसका पैसा आप अलग से रिकवर नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ वो चीजें ऐड करनी है। उसके बाद आता है टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली जो लोन्स बड़े होते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो रिस्क ज्यादा होने के करके उनसे हम एक प्रीमियम अमाउंट, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं जिसको टेन्योर प्रीमियम कहते हैं। तो जब भी आप अपना एमसीएलआर निकालोगे उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालनी है। उसके बाद उसके अंदर आपने ऐड करना है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, उसके अंदर आपने ऐड करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके अंदर आपने ऐड करना है टेन्योर प्रीमियम। जब आप चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आएगी अपने पास, एमसीएलआर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा एमसीएलआर होगा दैट विल बी टेन्योर लिंक बेंचमार्क, मतलब जितना लोन का टेन्योर होगा उसके बेसिस पे एमसीएलआर निकाली जाएगी। एमसीएलआर निकालने का वही सिस्टम है, आपको चारों चीजें क्या करनी है, आपका टेन्योर प्रीमियम, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी अकाउंट ऑफ सीआरआर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी एमसीएलआर इशू करना है बैंक को एटलीस्ट ये 5 बेसिस पे तो इशू करना ही करना है। आप लॉन्गर मैच्योरिटीज के लिए भी अपना एमसीएलआर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको ओवरनाइट एमसीएलआर, वन नाइट एमसीएलआर, 3 मंथ एमसीएलआर, 6 मंथ एमसीएलआर, 1 ईयर एमसीएलआर आपको मिनिममली क्या करने पड़ेंगे, इशू करने ही पड़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली जैसे 1 ईयर एमसीएलआर है, 1 ईयर एमसीएलआर बेसिकली कि अगर आप 1 साल का लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर जो इंटरनल बेंचमार्क रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा, 1 ईयर एमसीएलआर वाला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज स्प्रेड। स्प्रेड इज बेसिकली कि बैंक कितना अपना प्रॉफिट चार्ज करने वाला है, दैट इज स्प्रेड। तो आपने कितना स्प्रेड करना है उसके लिए भी आपके पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर ये पता हो कि आप कितना स्प्रेड जो चार्ज करने वाले हो। पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि आप जो भी स्प्रेड चार्ज करोगे उन स्प्रेड के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कितने कितने आप उनसे क्या करने वाले हो, चार्ज करने वाले हो। सेकंड, आपकी रेंज ऑफ स्प्रेड कितनी होगी, मतलब कि किस बोरोवर से, किस टाइप ऑफ लोन से कितना आप स्प्रेड क्या करोगे, चार्ज करोगे। थर्ड, लोन प्राइसिंग के केस में आप किसको अपनी पावर्स क्या करो, डेलीगेट कर रहे हो। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, अपनी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करनी है जब आप अपनी स्प्रेड की पॉलिसी बना रहे हो। ठीक है, जो आपने स्प्रेड बोले उस पर हमने बोला था कि आपको डिफाइन करना है कि आप हर कंपोनेंट पे कितना स्प्रेड चार्ज करने वाले हो, कितना उसका क्वांटम होगा। तो वो कंपोनेंट्स क्या हम वो देखते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब कि जो भी स्प्रेड हो बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर भी बेस हो सकता है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है, किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो, मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है या किस तरीके की ऑप्शंस दी गई हैं, लोन की लिक्विडिटी कितनी है, एक्सेट्रा। सेकंड, आप उनसे क्या कर सकते हो, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो। क्रेडिट रिस्क प्रीमियम बेसिकली कि हर लोन में कुछ डिफॉल्ट रिस्क होते हैं, डिफॉल्ट रिस्क किसी भी आप डिफॉल्ट रिस्क निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क रेटिंग, स्कोरिंग मॉडल एक्सेट्रा, एंड उनके बेसिस पे आप क्या करोगे, उनसे एक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो ये दोनों क्या बनेंगे, स्प्रेड के कंपोनेंट बनेंगे। आपने अपनी पॉलिसी में डिफाइन करना है कि इनके बेसिस पे हम कितने कितने रुपए उनसे चार्ज करने वाले हैं। अगर सपोज आपका जो एग्जिस्टिंग बोरोवर था उस पे आपने सपोज स्प्रेड डिसाइड किया था कि एमसीएलआर प्लस में 2% इसे चार्ज करूंगा, तो आप 2% जो उसका पर्सन का वो स्प्रेड है उसको बढ़ा सकते हो। बढ़ा कब सकते हो, इन केस उस पर्सन की क्या है, जो क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल है वो कम हो जाएगी। जब उसकी क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल कम होगी तो बेसिकली क्या है कि आपका रिस्क बढ़ गया, तो आप बेसिकली काइंड ऑफ क्या कर रहे हो, उससे क्रेडिट रिस्क प्रीमियम ज्यादा चार्ज कर रहे हो। उस केस में अगर आपने एमसीएलआर को चेंज करना है, बढ़ाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फुल फ्लेज रिस्क प्रोफाइल का रिव्यू होना चाहिए। ये मतलब आपने जो अपनी रिसर्च है वो प्रॉपरली करनी है। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि इस पर्सन की जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो गिर गई है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हो। बट जो ये वाली प्रोविजन है वो मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट या कंसोर्शियम एग्रीमेंट के ऊपर नहीं लगती है। ठीक है, सो एक बार रिवाइज करते हैं एमसीएलआर। एमसीएलआर को क्या बना दिया गया, इंटरनल बेंचमार्क रेट। आपको जो लोन्स प्रोवाइड करने हैं एमसीएलआर के बेसिस पे करने हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चार्जेज आती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर प्रीमियम। जो भी एमसीएलआर इशू किया जाएगा वो बेसिस ऑफ द मैच्योरिटी किया जाएगा। आपको एटलीस्ट ये 5 मैच्योरिटी के एमसीएलआर तो इशू करने ही करने हैं। उसके
इसके अलावा आप लॉन्गर मैच्योरिटीज के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। एमसीएलआर के अंदर अपना क्या करोगे, स्प्रेड ऐड करोगे। स्प्रेड के लिए आपके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड करो कि आप स्प्रेड के जो कंपोनेंट्स है वो कितने कितने चार्ज करने वाले हो, रेंज ऑफ स्प्रेड कितने होने वाली है, लोन प्राइसिंग के केस में जो पावर्स है वो किसको डेलीगेट की जाने वाली है। तो कंपोनेंट में सबसे पहले आता है बिजनेस स्ट्रेटजी कि स्प्रेड आप कितना चार्ज करोगे वो डिपेंड करता है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मार्केट कंडीशंस के ऊपर। सेकंड, बंदा कितना रिस्क से हमें एक्सपोज करा रहा है उसके बेसिस हम क्या कर सकते हैं, उससे क्रेडिट रिस्क प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग बोरोवर है उसके स्प्रेड को बढ़ाया जा सकता है अगर उसकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो क्या हो जाए, डिटोरिएट हो जाए। बट वो डिटोरिएट हुई है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फुल फ्लैश रिस्क प्रोफाइल रिव्यू होना चाहिए। जो ये वाली प्रोविजन है ये मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स के केस में नहीं लगती है। ओके। सेकंड, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स मतलब आपने एमसीएलआर निकाला तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, आपने जो एमसीएलआर के कंपोनेंट्स देखे उन सबको ऐड कर दो, उसके अंदर अपना क्या कर दो, स्प्रेड के जो कंपोनेंट्स है उसको ऐड कर दो। तो बेसिकली एमसीएलआर प्लस स्प्रेड, जब इन दो चीजों को आपके ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्चुअल लैंडिंग रेट। बेसिकली कि किस रेट पे एक्चुअली लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे निकलेगा, एमसीएलआर वाला रेट, उसमें क्या करोगे आप स्प्रेड ऐड कर दोगे। इसके अंदर क्या है कि कोई भी लोन एमसीएलआर रेट से नीचे इशू नहीं किया जा सकता, कि बेसिकली जो आपने फॉर्मूला देखा एमसीएलआर प्लस स्प्रेड, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम क्या है कि स्प्रेड की वैल्यू आप 0 कर सकते हो, उसके एमसीएलआर तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड सेम वही जो भी आप इंटरेस्ट से चार्ज कर रहे हो, जिस रेफरेंस रेट पे इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है वो क्या होना चाहिए, आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ एमसीएलआर। बैंक्स को क्या करना है, टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने एमसीएलआर का रिव्यू करना है ऑन डिफरेंट मैच्योरिटीज, की मतलब हमने कहा कि एमसीएलआर मेच्योरिटी बेसिस पे इशू होगा कि कितनी लोन की मेच्योरिटी उसके बेसिस पे आप एमसीएलआर इशू कर रहे हो। तो हर जो भी आपने एमसीएलआर इशू किया उसका हर महीने आपने क्या करना है, रिव्यू करना है और उसको क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है कि आप उसको मंथली बेसिस पे रिव्यू कर पाओ तो आपको हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार उसको रिव्यू करना है। बट ये जो ऑप्शन दी गई थी ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए दी गई थी, मतलब अप टू March 31, 2017 तक ही दी गई थी। उसके बाद आपके लिए मैंडेटरी था कि आपको सिस्टम बनाने हैं, जो रिव्यू है वो मंथली बेसिस के ऊपर ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने बोला कि फ्लोटिंग रेट के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, तो किस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, किस डेट्स पे इंटरेस्ट रेट होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, रीसेट डेट बोला जाएगा। तो ये किसके अंदर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ फ्लोटिंग रेट में, क्योंकि फिक्स रेट में तो क्या बेसिकली वो रेट फिक्स ही रहने वाले हैं। रीसेट डेट किस चीज में एप्लीकेबल होती है, फ्लोटिंग रेट लोन्स के अंदर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपने लोन इशू किया उस टाइम जो एमसीएलआर क्या था उस बेसिस पे आप क्या करोगे, एक बार पर्सन को इशू कर दोगे लोन्स। जो भी एमसीएलआर था आपका ऑन द डेट ऑफ डिसबर्समेंट उसके बेसिस पे लोन इशू कर दिया जाएगा। एंड जब तक नेक्स्ट रीसेट डेट नहीं आती तब तक जो पुराने वाला एमसीएलआर है वही कंटिन्यू रहने वाला है, ओके। चाहे बीच में आपके एमसीएलआर चेंज हो रहे हो, जैसे हो सकता है ना आपने रीसेट जो डेट सेट किया वो 3 मंथ करी हो, बट जो एमसीएलआर है उसको तो आपने कब चेंज करना है, हर महीने में चेंज करना है, हर महीने उसका रिव्यू करना है। तो अगर आपने सपोज एमसीएलआर पहले था 6%, अब बढ़ के हो गया 9%, ठीक है। बट अभी तक रीसेट डेट नहीं आई है, तो जब तक रीसेट डेट नहीं आएगी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ रीसेट डेट के ऊपर ही क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाएगा। इररिस्पेक्टिव बीच में आपका एमसीएलआर चेंज हो रहा हो ना हो रहा हो उससे हमें कोई मैटर नहीं, ठीक है। जो आपका पीरियोडिसिटी ऑफ रीसेट है कि मतलब कब टाइम चेंज होगा, कब आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, वो 1 साल या उससे कम होना चाहिए, कि मतलब एक साल या उससे कम वाले पीरियड में क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट आपका वो रीसेट हो जाएगा। एंड किस वो पीरियड कितना होगा कि किस टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रीसेट होगा, वो भी आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ये बात कर रहे हैं हम पहले ही उस सब जब एप्लीकेबल हुआ एमसीएलआर उस टाइम पे सपोज कुछ ऐसे लोन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे जो बेस रेट के साथ लिंक थे। तो उस केस में क्या कहा गया कि उस टाइम पे जो भी लोन थे जो बेस रेट के साथ लिंक्ड है वो जब तक रिन्यू नहीं किए जा रहे या जब तक उनकी रीपेमेंट नहीं हो रही वो बेस रेट के अंदर ही कंटिन्यू रहेंगे। बैंक्स अपना जो बेस रेट है उनको रिव्यू करके रिपब्लिश करते रहेंगे। जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स उनके पास एक ऑप्शन होगी कि वो चाहें तो एमसीएलआर पॉलिसी के अंदर अपने आप को शिफ्ट करवा सकते हैं, बेस रेट से एमसीएलआर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। जब वो शिफ्टिंग हो रही है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने अपना लोन क्लोज करवा दिया, बट जस्ट उन्होंने क्या करा, अपना जो सिस्टम है इंटरेस्ट रेट का उसको बेस रेट से क्या चेंज करवाया, एमसीएलआर के अंदर चेंज करवाया। जो भी टाइम फ्रेम दिया गया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर एमसीएलआर, तो एमसीएलआर गाइडलाइंस की जो इफेक्टिव डेट थी वो क्या थी, अप्रैल 1, 2016। अप्रैल 1, 2016 के बाद एमसीएलआर को क्या कर दिया गया था, एप्लीकेबल कर दिया गया था, ठीक।